हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ संजय कुमार, केमिस्ट्री लेक्चरर। आप सभी का केमिस्ट्री अपने अपने चैनल में हार्दिक स्वागत है। तो स्टूडेंट्स, कल हम लोगों ने पढ़ा था एबनॉर्मलिटी ऑफ हैलोजन। हैलोजन्स में कुछ एबनॉर्मलिटी अपन ने बोला था कि हैलोजन्स दो तरीके का इफेक्ट शो करता है, एक तो प्लस आर देता है, एक माइनस आई देता है। तो कहाँ पे तो ये प्लस आर देगा और कहाँ पे ये माइनस आई देगा, इसी की अपन चर्चा कर रहे थे। अपन इसमें दो केस पढ़े थे। फर्स्ट केस था अपना, इसमें अगर किसी बेंजिल कार्बोधनाइन या किसी बेंजिल कार्ब एनाइन या फिनॉल या बेंजोइक एसिड या एनिलीन में अगर अपने रिस्पेक्टिवली स्टेबिलिटी एसिड या बेसिक नेचर की बात करें तो इसके साथ अगर हैलोजेंस जुड़े हुए हैं तो हैलोजेंस अगर फ्लोरीन है, मैंने क्या कहा इन सभी कंपाउंड्स के साथ क्या है, X = क्या हो, फ्लोरीन हो। तो फ्लोरीन की अपन ने बात की थी, अगर फ्लोरीन जुड़ा हुआ है तो अपने को क्या डोमिनेंट मानना है, प्लस आर डोमिनेंट होता है किस पर, माइनस आई पर। ये तो अपन ने कल बात कर ली थी। अगर X की जगह क्या है, फ्लोरीन के अलावा अगर क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन है, इन सभी कंपाउंड्स पर अगर मैंने बात की थी, फर्स्ट जो अपना केस था, अगर ये हैं तो अपने को क्या मानना है, माइनस आई डोमिनेंट है प्लस आर पर। ये अपने को ध्यान में रखना था। सेकंड जो अपना केस था वो था एरिल हैलाइड्स का। मैं उसको थोड़ा भी रिवाइज कर देता हूँ। एरिल हैलाइड्स, फर्स्ट केस की बात कर ली थी, सेकंड की भी कर ली थी, उसको मैं थोड़ा रिवाइज करके अपना जो नेक्स्ट टॉपिक होगा उस पर चलेंगे। सेकंड मैंने बोला था एरिल हैलाइड्स। एरिल हैलाइड्स, एरिल हैलाइड क्या होता है, ये होता है एरिल हैलाइड। इसके अपन ने बात की है, दो तरीके की सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है। एक तो एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और एक देता है एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसमें अपन ने बात करेंगे कि कौन सा इफेक्ट शो करेगा ये एरिल हैलाइड्स। अगर हैलोजेंस की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन हो सकते हैं। तो यहाँ पे इसका प्लस आर लगेगा या माइनस आई लगेगा। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस की बात कर रहे थे, जिसमें किसी एरिल हैलाइड क्या करेगा, किसी न्यूक्लियोफाइल के साथ रिएक्शन करके क्या देगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा। नाभिक नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रिया देगा और यहाँ पे क्या जुड़ जाएगा, न्यूक्लियोफाइल, यहाँ से X इजीली रिमूव होगा। तो ये इसकी क्रियाशीलता किस बात पे डिपेंड करेगी, अपन ने बोला था कि रिएक्टिविटी या क्रियाशीलता की जब भी बात आती है तो हमेशा ही हैलोजेंस का कौन सा प्रभाव देखने को मिलता है, माइनस आई डोमिनेंट मानना है किससे, प्लस आर से। तो जब भी रिएक्टिविटी की बात आती है तो माइनस आई डोमिनेंट होता है प्लस आर पर। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं इसमें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में, तो किसी जब एरिल हैलाइड की अभिक्रिया, जब एरिल हैलाइड किसके साथ रिएक्शन करता है, किसी इलेक्ट्रोफाइल के साथ, तो या तो वो कौन सी पोजीशन पे जुड़ेगा, ऑर्थो या पैरा पर, क्योंकि इसके पास क्या है, लोन पेयर है। ये रेजोनेंस देगा। रेजोनेंस कैसे देगा, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर, यहाँ पे पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर, तो यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल जुड़ेगा तो ऑर्थो पैरा पोजीशन पर यहाँ पे प्रोडक्ट बनेगा। अब बात आती है इसकी यहाँ पे डायरेक्ट इन्फ्लुएंस की। अगर मैं बात करूँ डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस का मतलब क्या है, डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस का मतलब है ये जो इलेक्ट्रोफाइल है ये कहाँ पर जुड़ेगा, कहाँ पर अटैक करेगा, इस कंपाउंड पर, एरोमेटिक हैलाइड्स पर कहाँ पर अटैक करेगा, इस बात को अपन क्या बोलते हैं, डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस। जब भी डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस की बात आती है एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में, तो हमेशा ही अपने को क्या ध्यान में रखना है, प्लस आर डोमिनेंट होगा माइनस आई से। प्लस आर डोमिनेंट किससे होगा, माइनस आई से। अगर यहाँ पे अगर रिएक्टिविटी की अगर मैं बात करूँ, रिएक्टिविटी या क्रियाशीलता की बात करूं तो इस कंपाउंड की इलेक्ट्रोफाइल के साथ क्रियाशीलता का मतलब क्या हुआ, ये किसकी तरह बिहेव करता है, ये इलेक्ट्रोफाइल है तो ये एरिल हैलाइड किसकी तरह बिहेव करेगा, न्यूक्लियोफाइल की तरह। ये अगर न्यूक्लियोफाइल है तो इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी इस बात पे डिपेंड करेगी कि अगर इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी ज़्यादा है तो ये इजीली इस इलेक्ट्रोफाइल के साथ जुड़ जाएगा। तो क्रियाशीलता, इसकी क्रियाशीलता इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी पर डिपेंड करिए। तो जब भी क्रियाशीलता की बात आती है, या इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी भी बोल सकता हूं मैं, तो जब भी क्रियाशीलता की बात आती है तो माइनस आई डोमिनेंट होता है प्लस आर। तो यहाँ पे हैलोजेंस में माइनस आई डोमिनेंट होगा प्लस आर पर। इस तरीके से एरिल हैलाइड में अपने को क्या देखने को मिलता है, एबनॉर्मलिटीज देखने को मिलती हैं, कहाँ पर प्लस आर होगा और कहाँ पे माइनस आई होगा। अब अपन बात कर रहे हैं, ये दो केस कल हो गए थे, आज हम बात करेंगे थर्ड केस की। थर्ड जो अपना केस है हैलाइड्स में कहाँ अपने को एबनॉर्मलिटीज देखने को मिलती हैं, उसकी मैं बात कर रहा हूँ।
यहाँ तक अपनी कल चर्चा हो गई थी। अब मैं बात कर रहा हूँ अपना जो इसकी तो थर्ड केस है। थर्ड केस मैं ले रहा हूँ, कल 2 केस अपने पढ़ लिए थे। थर्ड केस में अगर मैं बात करूँ एसिड हैलाइड्स की, एसिड हैलाइड्स क्या होते हैं? जैसे ये क्या है? एसिड हैलाइड की अभिक्रिया अगर अपन ने बोली थी, अम्ल और अम्ल के व्युत्पन्न कौन सी अभिक्रिया देते हैं? SN2AE मैकेनिज्म, SN2AE मैकेनिज्म शो करते हैं। कैसे करते हैं उसके बारे में अपन ने चर्चा कर ली थी। SN2AE मैकेनिज्म का मतलब क्या हुआ? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन विद एडिशन एंड एलिमिनेशन स्टेप। इसकी मैकेनिज्म हम लोगों ने देख ली थी। तो यहाँ पे क्या होगा? आने वाला कोई न्यूक्लियोफाइल होगा जिसके द्वारा सब्स्टिट्यूशन होगा इस X का, यहाँ से X निकल जाएगा और न्यूक्लियोफाइल इसके साथ जुड़ जाएगा। तो बनने वाला कंपाउंड क्या होगा? CONU प्लस यहाँ से X माइनस के रूप में बाहर निकल जाएगा। तो इस हैलोजेंस की अगर मैं बात करूँ, इस X की जगह यहाँ पे क्या हो सकता है? क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो इसकी क्रियाशीलता इस बात पे डिपेंड करती है कि यहाँ पे +R लगेगा या -I लगेगा। हैलोजेंस की एबनॉर्मलिटी अपन चेक करेंगे, यहाँ पे +R लगेगा या -I लगेगा। तो अगर मैं बात करूँ इस कंपाउंड में, ये न्यूक्लियोफाइल है, तो ये किसकी तरह बिहेव कर रहा है? यहाँ पे ये कौन सी साइट है? इलेक्ट्रोफिलिक साइट। तो यहाँ पे ये किसकी तरह बिहेव करेगा? एज ए इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रॉन्स नहीं की भांति व्यवहार करेगा। तो इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा। इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी जितनी ज़्यादा होगी इस कार्बन की, उतनी ये रिएक्शन उतनी ही ज़्यादा इजीली होगी, इसकी क्रियाशीलता उतनी ही ज़्यादा होगी। तो क्रियाशीलता इलेक्ट्रोफिलिसिटी पर डिपेंड कर रही है। न्यूक्लियोफाइल का इसके साथ अटैक इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी पर डिपेंड कर रहा है। तो जितना ज़्यादा होगा, क्रियाशीलता की जब बात आ गई, मैंने कहा इसकी क्रियाशीलता ज़्यादा होगी। अगर क्रियाशीलता इलेक्ट्रोफिलिसिटी ज़्यादा है तो क्रियाशीलता भी ज़्यादा होगी। जब भी क्रियाशीलता की बात आती है तो हैलोजन में हमेशा ही क्या देखने को मिलता है? अपने को -I डोमिनेंट होता है। किस पर? +R पर। तो इस SN2AE मैकेनिज्म में इस बात पर डिपेंड करेगी इलेक्ट्रोफिलिसिटी कि यहाँ पे हैलोजेंस की -I नेचर किसकी ज़्यादा है और किसकी कम है। तो यहाँ पे अपने को +R नहीं देखना, -I डोमिनेंट फैक्टर मानना है। -I प्रभाव के आधार पर अपन यहाँ पे रिएक्शन SN2AE मैकेनिज्म प्रोसीड करते हैं। तो -I यहाँ पे डोमिनेंट फैक्टर होगा, ये अपने को ध्यान में रखना है। फोर्थ अगर कैटेगरी में इसमें लूँ, एसिड हैलाइड्स की अगर मैं बात करूँ, फोर्थ जो अपना केस है, ये बात हो गई एसिड हैलाइड्स की। फोर्थ जो अपना केस है उसकी एबनॉर्मलिटीज की बात कर रहा हूं मैं हैलोजेंस में ही। मैंने जैसे एग्जांपल लिया, कोई एल्किन, किसी एल्किन पर कोई इलेक्ट्रोफाइल ऐड होता है, उस रिएक्शन को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं? जब किसी एल्किन पर इलेक्ट्रोफाइल जुड़ता है तो उसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोफाइल एडिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अगर मैं इस रिएक्शन को कंपैरेटिवली बात करूं, इसको मैं हैलाइड्स के साथ अगर बात करूं, इस एल्किन पर मैंने कोई हैलोजन जोड़ दिया X, इस X की जगह क्या हो सकता है? क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो इस कंपाउंड में अगर मैंने क्या जोड़ दिया? हैलाइड। अब अगर इसकी रिएक्शन मैं किसके साथ करवा रहा हूँ? इलेक्ट्रोफाइल के साथ। तो ये भी क्या होगी? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इसमें 2 पॉसिबिलिटी है। ये इलेक्ट्रोफाइल है, इसका मतलब क्या है? इससे ये जुड़ेगी, ऐसी स्पीसीज से जुड़ेगी जिसके पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो। तो ये किसकी तरह बिहेव करेगा? एज न्यूक्लियोफाइल। ये किसकी तरह बिहेव करेगा? एज ए न्यूक्लियोफाइल। अब इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी, इसमें 2 कंडीशन है। एक तो क्या होगी? इस रिएक्शन में 2 कंडीशन होगी। एक तो डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस का मतलब क्या हुआ कि आने वाला इलेक्ट्रोफाइल कहाँ जुड़ेगा, आने वाला इलेक्ट्रोफाइल जुड़ने इसकी पोजीशन क्या है, उसको क्या बोलते हैं? डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस। तो जब भी डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस की बात की जाती है तो हैलोजेंस में क्या देखने को मिलता है? +R डोमिनेंट होता है -I पर। ये अपने को ध्यान में रखना है कि यहाँ पे +R लगेगा। इसमें अगर
कहाँ पर जुड़ेगा, इस बात को अपन चेक करें। तो डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस का मतलब क्या है, ये इलेक्ट्रोफाइल कहाँ जुड़ेगा, इसका किसके द्वारा अपने को चेक करना है, प्लस आर डोमिनेंट मानना है। प्लस आर का मतलब इस हैलोजन के पास इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी रखेगा, तो यहाँ पे अपने इलेक्ट्रॉन, ये जो लोन पेयर यहाँ पे देगा, इस पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएंगे। तो ये जो इलेक्ट्रोफाइल है, ये जो इलेक्ट्रोफाइल है, इससे प्लस आर से कंफर्म हो रहा है कि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा, जिसके कारण ये इलेक्ट्रोफाइल है यहाँ पर आके जुड़ेगा। तो इसको बोलते हैं डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस। किसके द्वारा अपन ने कोऑर्डिनेट किया, इसको किसके द्वारा अपन ने पहचान लिया कि प्लस आर डोमिनेंट फैक्टर है, तो प्लस आर यहाँ पे काम में लेना है, माइनस आई काम में नहीं लेना। प्लस आर के कारण ये आने वाला इलेक्ट्रोफाइल यहाँ अटैक करेगा। तो डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस में प्लस आर डोमिनेंट होगा, माइनस आई क्या होगा, डोमिनेंट नहीं होगा। अब अगर मैं बात करूँ इसके साथ रिएक्शन करने पर, तो इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी इस बात पे डिपेंड करेगी इलेक्ट्रोफाइल के साथ कितना इजीली जुड़ेगी। अगर इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा होगी, अगर इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी या नाभिक स्नेहिता अगर ज्यादा है, तो इसकी क्रियाशीलता इसके साथ ज्यादा होगी। तो नाभिक स्नेहिता या रिएक्टिविटी की अगर मैं बात करूं, रिएक्टिविटी या न्यूक्लियोफिलिसिटी, न्यूक्लियोफिलिसिटी या इसकी रिएक्टिविटी की जब भी बात की जाती है, तो हैलोजेंस में जब भी रिएक्टिविटी की बात की जाती है या न्यूक्लियोफिलिसिटी की बात की जाती है, क्रियाशीलता की बात की जाती है, तो वहाँ पे माइनस आई डोमिनेंट होता है प्लस आर पर। ये अपने को ध्यान में रखना है कि माइनस आई प्रभाव जिस हैलोजन का यहाँ पे ज़्यादा होगा, उसमें अगर न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होगी, माइनस आई प्रभाव होने से न्यूक्लियोफिलिसिटी उतनी ही, माइनस आई प्रभाव होने का कारण न्यूक्लियोफिलिसिटी कम हो जाएगी। न्यूक्लियोफिलिसिटी कम होगी तो उसकी क्रियाशीलता भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इस बात पे डिपेंड कर रही है कि यहाँ पे माइनस आई प्रभाव अपने को चेक करना है, यहाँ पे प्लस आर नहीं चेक करना। तो रिएक्टिविटी की जब भी बात आती है, तो रिस्पेक्टिवली इस हैलोजेंस की माइनस आई प्रभाव के आधार पर अपन क्या करेंगे, इसके न्यूक्लियोफिलिसिटी को चेक करके इसकी क्रियाशीलता की बात करेंगे। तो ये रिएक्शंस है मैंने बताई डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस के आधार पर और रिएक्टिविटी के आधार पर हैलोजेंस का प्लस आर लगेगा या माइनस आई लगेगा। ये अपने को 4 केस ध्यान रखने हैं। तो ये अपने जो हैलोजेंस की एब्नॉर्मलिटीज थी, चारों केस कंप्लीट हो गए। कहाँ पे इसका प्लस आर लगता है, कहाँ पे इसका माइनस आई लगता है, इसको ध्यान में रखना है। अब अपना जो टॉपिक होगा नेक्स्ट, रेजोनेंस अपना कंप्लीट हो गया, उसके टाइप कंप्लीट हो गए, एब्नॉर्मलिटीज अपने देख ली कुछ हैलोजेंस की। अब अपन बात करते हैं हैलोजेंस की। हैलोजेंस को काम में लेके वो कौन कौन से वो टॉपिक हैं जिस पर अपन कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं, हैलोजेंस को काम में लेके उनको समझा सकते हैं। तो अब मैं बात कर रहा हूँ एप्लीकेशन ऑफ हैलोजन, एप्लीकेशन ऑफ रेजोनेंस, एप्लीकेशन ऑफ रेजोनेंस की मैं बात करने जा रहा हूँ। इसको ध्यान से समझिएगा। अनुनाद के अनुप्रयोग, किसकी बात कर रहे हैं, अनुप्रयोगी, अनुनाद के अनुप्रयोग की बात कर रहे हैं, जिसमें अनुनाद को काम में लेके और कौन कौन सी चीजें समझाई जा सकती हैं। तो इसमें 1 बाय 1 अपन पढ़ेंगे। सबसे पहले इसमें पढ़ेंगे अपन बंद क्रम। बंद क्रम क्या होता है, इसका मतलब क्या हुआ, बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, कैसे निकाला जाता है, किसी कंपाउंड में रेजोनेंस होने से उससे बनने वाली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को अपन काम में लेके उसमें बॉन्ड ऑर्डर कैसे देखेंगे, उसकी चर्चा करेंगे। उसके बाद अपन इसमें पढ़ेंगे स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी पढ़ेंगे। उसके बाद अपन चेक करेंगे इसमें प्रोटोनेशन, रेजोनेंस को काम में लेके प्रोटोनेशन कैसे चेक किया जाता है उसकी बात करेंगे, प्रोटोनीकरण की। फोर्थ अपन इसमें बात करेंगे एसिडिक और बेसिक नेचर की। रेजोनेंस को काम में लेके किसी कंपाउंड की एसिडिक और बेसिक नेचर कैसे देखी जाती है। तो इसके लिए इस एसिडिक और बेसिक नेचर को देखने के लिए 2 यहाँ पे इफेक्ट देखने को मिलते हैं। एक तो होता है SIR इफेक्ट, जिसको सर इफेक्ट बोलते हैं, और एक इसमें होता है ऑर्थो इफेक्ट। ऑर्थो इफेक्ट, एक तो सर इफेक्ट होता है, एक ऑर्थो इफेक्ट होता है। इसकी अपन चर्चा करेंगे 1 बाय 1। और फिफ्थ इसमें आती है एरोमेटिसिटी। रेजोनेंस के आधार पर एरोमेटिकता पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसकी अपन चर्चा करेंगे। तो ये वो टॉपिक हैं जिसमें अपन
रेजोनेंस या अनुनाद को काम में लेके इन सभी को समझाएंगे। तो सबसे पहले 1 बाय 1 इसकी चर्चा कर रहा हूँ मैं। सबसे पहले क्या काम में ले रहा हूँ, बॉन्ड ऑर्डर या बंध क्रम। इसको ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ रेजोनेंस के एप्लीकेशन में बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, कैसे निकाला जाता है, इसकी अपन चर्चा करेंगे। सबसे पहला जो एप्लीकेशन है वो क्या है, बॉन्ड ऑर्डर, बंध क्रम। बॉन्ड ऑर्डर सबसे पहले बात आती है, बॉन्ड ऑर्डर होता क्या है। तो बॉन्ड ऑर्डर किसी दो एटम्स के बीच बंध में उपस्थित इलेक्ट्रॉन्स का मेजरमेंट करने के लिए अपने को काम में लिया जाता है। क्या, बॉन्ड ऑर्डर। तो मैंने क्या कहा, दो एटम्स के बीच, दो एटम्स के बीच बंध में उपस्थित इलेक्ट्रॉन्स की मेजरमेंट या उसका अनुमापन। दो एटम्स के बीच बंध में उपस्थित इलेक्ट्रॉन्स का मेजरमेंट किसके द्वारा किया जाता है, बॉन्ड ऑर्डर के द्वारा। बॉन्ड ऑर्डर को अपन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कहाँ पढ़ते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अपन पढ़ते हैं मॉलिक्यूलर एमओटी थ्योरी। एमओ थ्योरी, इसके अंदर एमओटी थ्योरी किसने दी थी, एक तो साइंटिस्ट मुलिकन था, मुलिकन, एक हुंड और एक इसमें था जोन्स। इन तीनों साइंटिस्ट ने मिलकर क्या दी थी, एमओटी थ्योरी। एमओटी थ्योरी के आधार पर बॉन्ड ऑर्डर सबसे पहले बताया गया था, जिसमें क्या कहा गया कि जब एटॉमिक ऑर्बिटल और एटॉमिक ऑर्बिटल, दो एटॉमिक ऑर्बिटल मिलकर क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। क्या बनाते हैं, दो एटॉमिक ऑर्बिटल मिलकर क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनने के आधार पर इन साइंटिस्ट ने क्या दिया था, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन अणुकक्षक विन्यास दिया था, जिसके आधार पर अपन किसी मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या काउंट कर और इस कॉन्फ़िगरेशन में इलेक्ट्रॉन्स भरकर अपन क्या निकाल सकते हैं, बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकते हैं। कैसे निकाला जाता है, कैसे नहीं, उसकी अपन चर्चा कहाँ करेंगे, एमओटी थ्योरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इसकी चर्चा करेंगे। अभी मैं क्या कह रहा हूँ कि रेजोनेंस के आधार पर बॉन्ड ऑर्डर कैसे बताया जाता है, किसी कंपाउंड में रेजोनेंस होने से बनने वाली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में कैसे बॉन्ड ऑर्डर निकाला जाता है, उसकी मैं चर्चा कर रहा हूं। तो थोड़ा एमओटी को भी काम में ले लेता हूं, डायरेक्ट इसको एमओटी के आधार पर अपन बॉन्ड ऑर्डर निकालें, उसकी बेसिक ट्रिक क्या है उसको मैं समझा देता हूं। तो मॉलिकन, हुंड और जोन्स ने एमओटी थ्योरी दी थी बॉन्ड ऑर्डर को समझाने के लिए, उसको मैं डायरेक्ट ट्रिक काम में लेके इस पे आगे बढ़ते हैं। तो डायरेक्ट ट्रिक इसकी क्या थी, किसी मॉलिक्यूल में, इसने बताया किसी मॉलिक्यूल में अगर इसने अलग अलग इलेक्ट्रॉन्स, 14 इलेक्ट्रॉन्स के लिए अलग कॉन्फ़िगरेशन दिया था और 14 इलेक्ट्रॉन से अगर ज़्यादा हैं उसके लिए अलग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन दिया था। तो मैं डायरेक्ट ट्रिक काम में ले रहा हूँ, अगर किसी मॉलिक्यूल में 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं, किसी मॉलिक्यूल में 14 इलेक्ट्रॉन हैं, 14 इलेक्ट्रॉन का मतलब जैसे मैंने मॉलिक्यूल लिया नाइट्रोजन, N2 मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 14। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर डायरेक्ट अपने को याद रखना है, इसका बॉन्ड ऑर्डर आएगा 3। यहाँ पे मैं बॉन्ड ऑर्डर लिख रहा हूँ, इसका कितना आएगा बॉन्ड ऑर्डर 3। इसी तरीके से यहाँ पे 14 के बाद में यहाँ पे अगर इलेक्ट्रॉन बढ़ाता जाऊँ 15, 16, ये ट्रिक है, डायरेक्ट याद रखना है, 17, 18, 19 एंड 20। इसी तरीके से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स कम करते जाऊँ 13, 12, 11, 10। तो इसमें रिस्पेक्टिवली बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा, ये अपने को थोड़ा ट्रिक बेस्ड याद रखना है। सबसे पहले अपने को क्या ध्यान में रखना है कि इलेक्ट्रॉन्स N2 का सबसे पहले याद रखना है कि N2 अगर 14 इलेक्ट्रॉन्स हैं किसी कंपाउंड में, किसी मॉलिक्यूल में, तो उसका बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है, 3। अब अगर मैं बात करूं राइट साइड में और लेफ्ट साइड में बॉन्ड ऑर्डर अपने को चेक करना है, तो यहाँ पे 0.5 कम करते जाना,
0.5 यहाँ से स्टार्ट होना है, 3 से 0.5 कम करना है, इधर भी क्या करना है 0.5 कम करते चले जाना है, इसका बॉन्ड ऑर्डर निकल जाएगा। तो 15 इलेक्ट्रॉन्स के अगर मैं ज्ञात करूं बॉन्ड ऑर्डर डायरेक्ट बिना मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन के, तो यहाँ पे 3 है, मैंने कहा 0.5 कम करते चले जाना, तो 2.5, तो 15 इलेक्ट्रॉन के लिए बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा 2.5। 16 इलेक्ट्रॉन के लिए बॉन्ड ऑर्डर 2.5 और कम कर दो, इसमें से 0.5 और कम करेंगे तो 1.5, यहाँ से अगर 0.5 कम करेंगे तो 19 इलेक्ट्रॉन्स के लिए कितना होगा 0.5। इस तरीके से बॉन्ड ऑर्डर निकाला जाता है। और 20 इलेक्ट्रॉन्स के लिए बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा 0। इसी तरीके से इधर मैं बात करूँ 0.5 कम करना है, तो यहाँ पे कितना होगा 2.5। अगर यहाँ पे मैं बात करूँ 12 इलेक्ट्रॉन्स के लिए 2, तो 11 इलेक्ट्रॉन के लिए 1.5 और 10 इलेक्ट्रॉन के लिए बॉन्ड ऑर्डर 8। ये डायरेक्ट बॉन्ड ऑर्डर निकालने की ट्रिक बताई थी मुलिकन, हुंड और जॉन्स ने, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के आधार पर मैंने बता दिया। अब अपन बात करते हैं रेजोनेंस के आधार पर बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकाला जाता है। तो फॉर्मूलेस दिए गए थे, बॉन्ड ऑर्डर पर रेजोनेंस का क्या इफेक्ट होता है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स पर बॉन्ड ऑर्डर का क्या इफेक्ट पड़ता है, उसकी मैं चर्चा कर रहा हूँ। तो ध्यान से देखिए, मैंने अगर कोई कंपाउंड से समझाता हूँ जिससे इजीली समझ में आएगा। रेजोनेंस पर बॉन्ड ऑर्डर का क्या प्रभाव पड़ता है। तो मैंने कोई कंपाउंड लिया, जैसे ए बी कंपाउंड लिया। अगर ये कंपाउंड क्या बनाता है ए डबल बॉन्ड बी, इस ए बी कंपाउंड ने क्या बनाया ए डबल बॉन्ड बी, या पॉसिबिलिटी क्या है ये ए डबल बॉन्ड बी क्या बना सकता है ए बी बॉन्ड। पॉसिबिलिटी दोनों ही हो सकती है रेजोनेंस से। इन दोनों में रेजोनेंस से क्या बन सकता है, ए से ए बी कंपाउंड जिसमें रेजोनेंस होने से ए डबल बॉन्ड बी बन सकता है, और ए डबल बॉन्ड बी में रेजोनेंस होने से ए बी बन सकता है। तो यहाँ पे दोनों ही कंडीशन में क्या हो रहा है रेजोनेंस, यहाँ पे भी क्या हो रहा है रेजोनेंस। तो मैंने कहा किसी कंपाउंड में रेजोनेंस होने से जो स्ट्रक्चर बनती है, मैंने कहा यहाँ पे रेजोनेंस क्या हो रहा है बढ़ रहा है, रेजोनेंस बढ़ रहा है। यहाँ पे भी अगर मैं बात करूँ तो रेजोनेंस बढ़ने से, अगर यहाँ पे अपने कंडीशन अप्लाई क्या की है रेजोनेंस बढ़ रहा है, क्योंकि इस कंपाउंड में रेजोनेंस बढ़ने से ये स्ट्रक्चर बन रही है, इस कंपाउंड में रेजोनेंस बढ़ने से स्टेबल स्ट्रक्चर बन रही है, तो रेजोनेंस यहाँ पे बढ़ेगा। अगर रेजोनेंस बढ़ने से यहाँ पे ये स्ट्रक्चर्स बन रही हैं, तो यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर का क्या इफेक्ट देखा। तो मैंने क्या कहा एटम्स के बीच बंध में उपस्थित इलेक्ट्रॉन का मेजरमेंट किससे किया जाता है बॉन्ड ऑर्डर से। तो यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर के लिए अपने को इन कंपाउंड्स में ये जो अपने कंपाउंड लिखे हैं ए डबल बॉन्ड बी और ए सिंगल बॉन्ड बी, इसमें अपने को बॉन्ड ऑर्डर चेक करने के लिए अगर रेजोनेंस बढ़ता है तो बॉन्ड ऑर्डर पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो यहाँ पे अपने को बॉन्ड ऑर्डर चेक करने के लिए इन दोनों एटम्स के बीच इस बंध में उपस्थित इलेक्ट्रॉन्स की क्या देखनी है क्वांटिटी। जहाँ पे क्वांटिटी ज़्यादा होगी उसका बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा होगा, जहाँ पे क्वांटिटी कम होगी वहाँ बॉन्ड ऑर्डर कम होगा। तो यहाँ पे बंध में उपस्थित इलेक्ट्रॉन्स की अगर मैं क्वांटिटी की बात करूँ तो एक सिंगल बॉन्ड है एक डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन्स की क्वांटिटी ज़्यादा होगी, तो यहाँ पे क्या होगा बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा होगा, बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा ज़्यादा होगा। ये अपने रेजोनेंस की पॉसिबिलिटी ली कि यहाँ पे ज़्यादा हो रहा है, कि ज़्यादा होने से ये कंपाउंड बन रहे होंगे। तो यहाँ पे क्वांटिटी की अगर मैं बात करूँ, सिंगल बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन्स की मेजरमेंट की बात करूँ, तो यहाँ पे इसके कंपेरेटिवली क्या है क्वांटिटी कम है, तो यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा कम होगा। तो इस बात से कंक्लूजन निकल रहा है कि रेजोनेंस बढ़ने से बॉन्ड ऑर्डर बढ़ भी रहा है और रेजोनेंस बढ़ने से बॉन्ड ऑर्डर कम भी हो रहा है। ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि दो एटम्स के बीच बंध में उपस्थित इलेक्ट्रॉन्स की क्वांटिटी कितनी है, ये इस बात पे डिपेंड करेगा। तो रेजोनेंस बढ़ने से बॉन्ड ऑर्डर बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। अब अपन बात करते हैं कि बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकाला जाता है, किसी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में अपन बॉन्ड ऑर्डर कैसे देखेंगे उसकी मैं चर्चा कर रहा हूँ, तो उसको ध्यान से समझिएगा। इसकी तो मैंने क्वांटिटी की बात कर ली रिस्पेक्टिवली रेजोनेंस को काम में लेके। अब अपन बात करेंगे कुछ एग्जांपल्स जिसमें बॉन्ड ऑर्डर अपन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के आधार पर अपन निकालेंगे। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी मैंने कहा मुलिकन, हुंड और जॉन्स ने दी थी, उसके आधार पर बॉन्ड ऑर्डर कैसे बताया था उसकी मैंने डायरेक्ट ट्रिक बता दी। तो बॉन्ड ऑर्डर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के आधार पर बॉन्ड ऑर्डर क्या बताया गया था, उसका फॉर्मूला दिया गया था
नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स बाय 2। ये फॉर्मूला दिया गया था किसके आधार पर? एमओटी थ्योरी के आधार पर बॉन्ड ऑर्डर निकालने का फॉर्मूला दिया गया था, जिसमें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन के आधार पर उसमें इलेक्ट्रॉन्स भरकर अपन क्या चेक करते हैं? नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स अपन काउंट करके उसमें 2 का भाग दे दें, उसमें डिफरेंस लेके 2 का भाग दे दें तो क्या आ जाता है? बॉन्ड ऑर्डर आ जाता है। तो ये तो डायरेक्ट ट्रिक मैंने बता दी, इसकी अगर रिक्वायरमेंट नहीं है और अपन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इसको डिटेल से पढ़ लेंगे। तो बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकाला जाता है उसका फॉर्मूला मैंने एमओटी थ्योरी के आधार पर यहाँ पे बता दिया, इसकी डायरेक्ट ट्रिक भी बता दी, डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन काउंट करके अपन कैसे बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं। अब अपन बात करते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकाला जाता है। अनुनादी संरचना का बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकाला जाता है उसके लिए फॉर्मूला दिया गया था, उसकी मैं बात कर रहा हूँ। बॉन्ड ऑर्डर किसका बॉन्ड ऑर्डर? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स का। अनुनादी संरचना, अनुनाद को काम में लेके अपन क्या चेक कर रहे हैं? बॉन्ड ऑर्डर। तो इसके लिए बोला जाता है नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड इन बिटवीन गिवन 2 एटम्स, in between given 2 atoms in all resonating structures divided by total number of resonating structure। तो मैंने क्या कहा? अनुनादी संरचना किसी कंपाउंड में रेजोनेंस होने से उसमें बॉन्ड ऑर्डर कैसे चेक किया जाता है। तो इसमें क्या बताया जाता है कि कुल किसी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, जितनी किसी कंपाउंड की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनती हैं उसमें अपने को जिसके अंदर 2 एटम्स के बीच अपने को बॉन्ड ऑर्डर पूछा है, उसमें टोटल कोवेलेंट बॉन्ड मतलब क्या हुआ? सहसंयोजक बंधों की संख्या अपने को ध्यान में रखनी है। प्रत्येक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के लिए इनकी संख्या अलग अलग होगी, उसकी संख्या अपॉन उस कंपाउंड की कितनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स अनुनादी संरचनाएं भर रही है उसका अपन भाग दे देंगे तो क्या आएगा? बॉन्ड ऑर्डर आएगा। तो मैंने क्या कहा कि सभी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में अपने को किसके बीच पूछा है? 2 एटम्स के बीच अगर बॉन्ड ऑर्डर पूछा है तो सभी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में 2 एटम्स के बीच कुल जो सहसंयोजक बंध है उनकी संख्या में अगर टोटल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स का भाग दे दें तो वहाँ पे क्या आ जाएगा? किसी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स का बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा। अब अगर मैं बात करूँ किसी मॉलिक्यूल के लिए, किसी मॉलिक्यूल या अणु के लिए, मॉलिक्यूल के लिए बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकाला जाता है डायरेक्ट, उसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो केंद्रीय परमाणु, सेंट्रल एटम, केंद्रीय परमाणु के पास, केंद्रीय परमाणु के चारों ओर, केंद्रीय परमाणु के चारों ओर कुल बंध अपॉन क्या करेंगे? सीमांत परमाणु की संख्या का भाग दे देंगे। नॉन सेंट्रल एटम का जो नंबर है उसका भाग दे देंगे सीमांत परमाणु की संख्या, कुल सीमांत परमाणु की संख्या का भाग दे दें। तो किसी मॉलिक्यूल के लिए डायरेक्ट अपन मॉलिक्यूल बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकाल सकते हैं? केंद्रीय परमाणु का मतलब क्या हुआ? जो संख्या में 1 हो और सीमांत परमाणु का जो 1 से ज्यादा हो। तो केंद्रीय परमाणु के चारों ओर कुल बंध उनकी संख्या ज्ञात कर लेंगे किसी कंपाउंड में, और कुल सीमांत परमाणु जो नॉन सेंट्रल एटम है वो कितने जुड़े हुए हैं उसके साथ, उसका भाग दे दें। तो किसी मॉलिक्यूल में अपन डायरेक्ट क्या निकाल सकते हैं? बॉन्ड ऑर्डर। तो ये बात हो गई रेजोनेंस के आधार पर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में कैसे निकाला जाता है बॉन्ड ऑर्डर, और किसी मॉलिक्यूल्स में, किसी मॉलिक्यूल में बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकाला जाता है। इसके मैंने 2 फॉर्मूले बता दिए कि बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकाला जाता है। इसको अप्लाई करते हैं कि बॉन्ड ऑर्डर इसके इस फॉर्मूले बेस्ड पर कैसे निकालेंगे उसकी अपन बात करें। तो ध्यान से देखिएगा, मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ सबसे पहले बॉन्ड ऑर्डर निकालने का।
तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में अपने को क्या पूछ ले, बॉन्ड ऑर्डर, तो कैसे निकाला जाता है। सबसे पहले मैं एग्जांपल ले रहा हूं, जैसे कोई अपने को एग्जांपल दे दे, ये अपने को एग्जांपल दे दे क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन में अपने को क्या पूछ ले, CCl बॉन्ड ऑर्डर बताओ, CCl बॉन्ड ऑर्डर, CCl बॉन्ड ऑर्डर बताओ। तो अपन क्या पढ़ रहे हैं, एप्लीकेशन ऑफ रेजोनेंस। रेजोनेंस को काम में लेके अपन CCl बॉन्ड ऑर्डर काम में निकालेंगे। बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकाला जाता है उसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो अपने को किस एटम्स के बीच अपने को निकालना है बॉन्ड ऑर्डर, C और Cl, दो एटम्स के बीच, CCl बॉन्ड के बीच। तो C ये कार्बन और ये Cl, इसके बीच अपने को क्या देखना है, बॉन्ड ऑर्डर चेक करना है। तो रेजोनेंस से चेक होगा, कैसे होगा देखना। इसमें अगर मैं रेजोनेंस की बात करूँ तो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर, इस पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर, इससे बनने वाली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या होगी, Cl पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, ये डबल बॉन्ड पहले से थे, अभी इसके साथ कॉन्जुगेशन में है, तो यहाँ पे रेजोनेंस क्या हो, कैसे होगा, इससे बनने वाली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखना। इस पे कैसा चार्ज, नेगेटिव, यहाँ पे डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, Cl पॉजिटिव, इसके साथ कॉन्जुगेशन में है, तो क्या होगा, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर, पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होंगे। यहाँ पे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या बनेगी, डबल बॉन्ड Cl पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे बॉन्ड ये पहले से था, ये अब इसके साथ कॉन्जुगेशन में है, तो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर, बनने वाली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या होगी, ये पहले से थे, यहाँ पे बॉन्ड बन गया और ये Cl के पास अपने लोन पे वापस आ गए। तो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनती हैं किसमें, क्लोरोबेंजीन में। अपने को क्या चेक करना है, CCl बॉन्ड ऑर्डर। CCl बॉन्ड ऑर्डर के लिए फॉर्मूला क्या था अपना, बॉन्ड ऑर्डर अपना फॉर्मूला क्या था, सभी अनुनादी संरचनाओं में, सभी अनुनादी संरचना में दिए गए एटम के बीच, दिए गए एटम के बीच कुल सहसंयोजक बंध की संख्या अपॉन टोटल नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड इन गिवन एटम्स ऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, इन ऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, सभी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में दिए गए एटम्स के बीच, दिए गए एटम क्या है, CCl के बीच अपने को क्या चेक करना है, कुल सहसंयोजक बंध की संख्या, और डिवाइड किससे करना है, सभी अनुनादी संरचना की संख्या, जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है सभी उसका भाग दे देना है अनुनादी संरचना की संख्या। किसी का इस कंपाउंड में कितनी अनुनादी संरचनाएं बनी है उसका भाग दे देना है, तो क्या आ जाएगा, बॉन्ड ऑर्डर। तो बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालते हैं हम देखना। CCl के बीच अपने को पूछा है, तो मैंने कहा अनुनादी संरचना में दिए गए एटम्स के बीच, दिया गया एटम क्या है, सबसे पहले चेक करेंगे, CCl के बीच अपने को बॉन्ड ऑर्डर पूछा है, तो ये बॉन्ड क्या है, CCl बॉन्ड, ये CCl बॉन्ड है, ये CCl बॉन्ड है, ये CCl बॉन्ड है, ये CCl बॉन्ड और ये CCl बॉन्ड। इन सभी में अपने को 1 बाय 1 अपने को क्या चेक करना है, इन दोनों के बीच, दिए गए एटम्स के बीच, इन दोनों के बीच में अपने को सहसंयोजक बंध चेक करना है। तो फर्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में अगर मैं बात करूं तो फर्स्ट CCl बॉन्ड के बीच कितने सहसंयोजक बंध है, ये बॉन्ड 1 है, तो यहाँ पे इसका 1 नंबर लिख देंगे। इसके साथ और क्या है, अगले हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की मैं बात करूं तो दिए गए एटम CCl के बीच अपने को क्या चेक करना है, सहसंयोजक बंध। तो सहसंयोजक बंध की संख्या कितनी है, CCl के बीच, इन दोनों के बीच में होनी चाहिए, तो दोनों के बीच सहसंयोजक बंध कितने हैं, 2। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ CCl के बीच कितने बॉन्ड हैं, 2 सहसंयोजक बंध हैं। इसी तरीके से इस स्ट्रक्चर में अगर मैं बात करूँ तो CCl के बीच कितने सहसंयोजक बंध हैं, 2। और लास्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में अगर CCl के बीच में बात करूं तो यहाँ पे सहसंयोजक बंध कितने हैं, 1।
इसमें किसका भाग देना है, सभी अनुनादी संरचनाओं की संख्या। अनुनादी संरचनाएं कितने बनी इस कंपाउंड की, 1 2 3 4 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बन गई। तो इसका मतलब इसमें कितना का भाग लगेगा, 5 का। तो बॉन्ड ऑर्डर क्या आ जाएगा, 6 2 8/5। तो ये अपना क्या हो गया, बॉन्ड ऑर्डर किसका, क्लोरोबेंजीन में सीसीएल बॉन्ड ऑर्डर ऐसे निकाला जाता है, जिसमें अपन रेजोनेंस को काम में लेके और दिए गए एटम्स के बीच बॉन्ड ऑर्डर निकाल रहे हैं। ये फॉर्मूला बिल्कुल अप्लाइड हो रहा है। इस तरीके से रेजोनेंस के आधार पर बॉन्ड ऑर्डर निकाला जाता है। इसी तरीके से कुछ और कंपाउंड्स देखते हैं अपन, उसमें भी बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकाला जाता है उसकी चर्चा करेंगे। मैं कुछ और कंपाउंड्स ले रहा हूं जिसमें अपन किसकी चर्चा करेंगे, बॉन्ड ऑर्डर की। रेजोनेंस को काम में लेके अपन बॉन्ड ऑर्डर की चर्चा करेंगे। जैसे मैंने और एग्जांपल लिया कोई, CO3-2, इसको क्या बोलते हैं, कार्बोनेट आयन। इसमें अपन अगर बात करें बॉन्ड ऑर्डर की, रेजोनेंस के आधार पर इसमें बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकाला जाता है, तो ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की। सबसे पहले बात करेंगे इसकी स्ट्रक्चर क्या होती है। तो CO3 का मतलब एक कार्बन 3 ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन तो डबल बॉन्ड से जुड़ी होगी और 2 ऑक्सीजन किसके द्वारा जुड़ी होगी, सिंगल बॉन्ड, जिसपे -2 का मतलब प्रत्येक ऑक्सीजन पर एक नेगेटिव है, एक नेगेटिव चार्ज एक ऑक्सीजन पर, दूसरी पर एक नेगेटिव चार्ज। तो इसका मतलब ये क्या होगा, CO3 और नेगेटिव चार्ज 2 है तो -2। ये स्ट्रक्चर किसकी हो गई, CO3-2 की। अब अगर मैं बात करूँ इसमें रेजोनेंस कैसे होगा, तो देखिएगा। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे इसके जो इलेक्ट्रॉन्स है, पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन अगर ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हो जाएं और इसके जो नेगेटिव के जो इलेक्ट्रॉन, ये जो नेगेटिव में उपस्थित इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ पे आ जाएं, तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या बनेगी, इसकी पॉसिबिलिटी क्या हो गई, इस ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज, ये कार्बन, इस ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज और यहाँ पे क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड O। अब अगर इस कंपाउंड में अगर मैं बात करूँ पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है रेजोनेंस की, तो यहाँ पे अगर रेजोनेंस की मैं बात करूँ तो इस कंपाउंड में ध्यान से देखिएगा, इसमें अगर मैंने बात कर ली, अब मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे इस पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन, अगर मैं बात करूँ इस पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हो जाएं और इस नेगेटिव के इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएं, तो बनने वाली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या होगी, यहाँ पे बनने वाली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या बनेगी, CO, इस पे कैसा चार्ज, नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे क्या होगा O, यहाँ पे डबल बॉन्ड और ये क्या होगा, ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज। तो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बन गई अपने किसमें, कार्बोनेट आयन में। तो अब अपन इसमें बॉन्ड ऑर्डर की बात करें, किसकी बात करेंगे, बॉन्ड ऑर्डर की। तो बॉन्ड ऑर्डर यहाँ पे कैसे निकाला जाएगा उसको देखिएगा। बॉन्ड ऑर्डर, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में बॉन्ड ऑर्डर अपने को क्या पूछ ले, कार्बोनेट आयन में CO के बीच, किसके बीच, CO के बीच बॉन्ड ऑर्डर बताओ। CO के बीच बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए या तो डायरेक्ट काम में ले लो। डायरेक्ट का मतलब क्या बताया था मैंने, फॉर्मूला किसी मॉलिक्यूल में अगर अपने को डायरेक्ट बॉन्ड ऑर्डर निकालना हो तो अपने क्या बताया था मैंने, किसी सेंट्रल एटम के पास जो एक सिंगल हो वो क्या कहलाता है, सेंट्रल एटम, और जब ज़्यादा हो वो क्या कहलाता है, नॉन सेंट्रल एटम या सीमांत परमाणु। तो मैंने क्या कहा था कि केंद्रीय परमाणु के चारों ओर कुल बंध की संख्या, केंद्रीय परमाणु तो ये है कार्बन, इसके चारों ओर कुल बंध कितने हैं, 1 2 3 4, कुल बंध कितने हैं, 4। इसके चारों ओर कुल बंध की संख्या और डिवाइड मैंने किससे किया था, इसके चारों ओर उपस्थित है सीमांत परमाणुओं की संख्या से। सीमांत परमाणु कितने हैं, 3, यहाँ पे भी कितने हैं, 3 दिख रहे हैं अपने को। तो सीमांत परमाणु की संख्या का भाग दे देने पर अपने को क्या आ जाता है, बॉन्ड ऑर्डर आ जाता है। इस तरीके से डायरेक्ट भी अपन इस मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकते हैं। अगर ऐसे नहीं निकालें तो अपनी रेजोनेंस ट्रिक पर आधार पर, अपन रेजोनेंस के आधार पर इसको निकालें तो वैसे भी कर सकते हैं। डायरेक्ट अगर इसको अपन नहीं निकालें तो रेजोनेंस के आधार पर कैसे होगा। इसने क्या पूछा है, CO बॉन्ड ऑर्डर बताओ। CO बॉन्ड ऑर्डर का मतलब क्या हुआ,
ये जो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच अपने को क्या बताना है, बॉन्ड ऑर्डर बताना है। तो कार्बन और ऑक्सीजन के आधार पर बॉन्ड ऑर्डर कैसे बताया जाता है, देखना ध्यान से। ये जो कार्बन और ऑक्सीजन, ये कार्बन ऑक्सीजन और कार्बन ऑक्सीजन। तो मैं अगर बात करूं इस कंपाउंड की, ध्यान से देखिए, इस कंपाउंड की मैं बात कर रहा हूँ, CO के बीच पूछा है, तो ये CO और ये CO, इसके बीच रेजोनेंस के आधार पर बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकाला जाता है उसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो CO के आधार पर दो एटम्स के बीच, जिन दो एटम्स के बीच बॉन्ड ऑर्डर पूछा है, उनके बीच सहसंयोजक बंधों की संख्या को अपन प्रत्येक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में काउंट करना है। तो प्रत्येक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, सबसे पहली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में मैं बात करूँ तो CO के बीच, इन C और ऑक्सीजन के बीच अगर मैं बात करूँ तो सहसंयोजक बंध कितने हैं, फर्स्ट स्ट्रक्चर में 2, सेकेंड स्ट्रक्चर में C और O के बीच सहसंयोजक बंध कितना है, 1, थर्ड स्ट्रक्चर में C और ऑक्सीजन के बीच एक कितना बॉन्ड है, सहसंयोजक बंध 1 अपॉन टोटल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितनी है, 1 2 3। तो अपना जो किसी मॉलिक्यूल में डायरेक्ट अगर निकालें बॉन्ड ऑर्डर, उसके समान ही रेजोनेंस के हिसाब से भी अपना वही आ रहा है 4/3। तो इस तरीके से बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट किया जाता है। अब अगर इसी तरीके से मैं कंपाउंड्स की ओर बात करूं, कुछ कंपाउंड्स में और देख लेते हैं अपन, बॉन्ड ऑर्डर की चर्चा कर लेते हैं। रेजोनेंस के आधार पर अपन बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालते हैं। तो मैंने बात की, अपना नेक्स्ट एग्जांपल है उसमें मैं बात कर रहा हूं, जैसे परक्लोरिक एसिड, परक्लोरिक एसिड, परक्लोरिक एसिड क्या होती है, HClO4 को क्या बोलते हैं, परक्लोरिक एसिड। अगर इसमें से मैं H पॉजिटिव बाहर निकाल दूं, अगर इसको मैं डिसोसिएट या ब्रेक कर दूं, तो इससे बनने वाला जो आयन है ClO4 माइनस, इसको क्या बोलते हैं, परक्लोरेट आयन, परक्लोरेट आयन। परक्लोरेट आयन में बॉन्ड ऑर्डर पूछ ले अपने को कि परक्लोरेट आयन में बॉन्ड ऑर्डर बताओ, ClO के बीच बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, ClO के बीच बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा। तो परक्लोरेट आयन, सबसे पहले ClO4 की मैं बात कर रहा हूँ, स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूँ। ClO4 माइनस की स्ट्रक्चर क्या होती है, तो Cl, इसके साथ ऑक्सीजन एक तो डबली बॉन्डेड होती है, एक ऑक्सीजन पर कैसा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज, तो इस ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज दिखा देता हूं, और दूसरी जो बाकी ऑक्सीजन है उसको मैं डबली बॉन्डेड दिखा रहा हूं। तो ये स्ट्रक्चर किसकी होती है, ClO4 माइनस की। ये स्ट्रक्चर किसकी है, ClO4 माइनस। इसमें मैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की बात करूं तो ध्यान से देखिएगा, अपने पहले इस ऑक्सीजन के साथ इसका रेजोनेंस शो कर रहा हूँ, तो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे और इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन, पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो गए। तो यहाँ पे बनने वाली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या होगी, डबल बॉन्ड O, इस ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे डबल बॉन्ड O और डबल बॉन्ड O। अब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की मैं बात करूँ तो इस ऑक्सीजन के साथ और इस ऑक्सीजन के साथ अपन कंपेरेटिव कर लेते हैं, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर। तो बनने वाली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या होगी, बनने वाली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या होगी, Cl डबल बॉन्ड O, यहाँ पे क्या होगा, डबल बॉन्ड O, ये डबल बॉन्ड O पहले से था और यहाँ पे क्या आएगा, O माइनस। अब इसकी और इसकी मैं बात कर रहा हूँ, इस ऑक्सीजन और इस ऑक्सीजन में कैसे होगा रेजोनेंस, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर। तो बनने वाली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या होगी, Cl डबल बॉन्ड O, इधर क्या आएगा, ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे डबल बॉन्ड O, यहाँ पे डबल बॉन्ड। इसमें अगर अपने को क्या पूछ ले, Cl और O के बीच बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा, तो बॉन्ड ऑर्डर अपन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के आधार पर अपना फॉर्मूला चेक करते हैं कि किसी दिए गए एटम्स के बीच अपन को क्या चेक करना है, प्रत्येक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में क्या चेक करना है, सहसंयोजक बंध की संख्या चेक करनी है। तो सहसंयोजक बंध की संख्या अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे ये जो ClO बॉन्ड है, इस ClO बॉन्ड की मैं बात कर रहा हूँ, इस ClO बॉन्ड की मैं बात कर रहा हूँ, ClO बॉन्ड। तो प्रत्येक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में अपन बात करें, दिए गए एटम्स के बीच सहसंयोजक बंध, फर्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में कितना है सहसंयोजक बंध, 1, दूसरे में कितना है, ClO के बीच सहसंयोजक बंध 2, तीसरे में कितने हैं, 2, चौथे में भी कितने हैं, 2। और भाग किसका देना है इसमें, जो
कुल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कितनी बन रही है 1 2 3 4, कुल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स का भाग दे देंगे, 4 का भाग दे दिया अपने, इसके कितना आएगा 7/4, 7/4। ये क्या हो गया बॉन्ड ऑर्डर हो गया किसका, पर क्लोरिक एसिड, या मैं कहूँ पर क्लोरेट आयन में ClO बॉन्ड ऑर्डर रेजोनेंस के आधार पर ऐसे निकाला जाता है। तो ये किसका एप्लीकेशन हो गया, रेजोनेंस का। इसी तरीके से कुछ कंपाउंड्स में जैसे O2, NO2-, NO3-, NO पॉजिटिव, उसमें इलेक्ट्रॉन्स काउंट करके डायरेक्ट MOT के आधार पर अपन क्या बता सकते हैं, या अपना जो मॉलिक्यूल में किसी मॉलिक्यूल में बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकाला जाता है उस पर फॉर्मूला बेस्ड उसकी स्ट्रक्चर ज्ञात करके अपन क्या निकाल सकते हैं, बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकते हैं। तो ये अपनी बात होगी पर क्लोरेट आयन में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के आधार पर कैसे बॉन्ड ऑर्डर निकाला जाता है। अब मैं बात कर रहा हूँ कुछ और मॉलिक्यूल्स की में, जिसमें अपन बॉन्ड ऑर्डर चेक करेंगे। और किसी अणु में या MOT के आधार पर अपन डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन काउंट करके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन में इलेक्ट्रॉन भरकर डायरेक्ट अपन क्या बता सकते हैं, बॉन्ड ऑर्डर बता सकते हैं। अगर मैं बात करूं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के आधार पर कुछ अलग फॉर्मूले हैं बॉन्ड ऑर्डर के, और इसमें अलग बॉन्ड ऑर्डर के फॉर्मूले हैं। तो मैं बात करूं जैसे CO मॉलिक्यूल्स की, जैसे अपने को क्या पूछ ले, CO मॉलिक्यूल में बॉन्ड ऑर्डर बताओ, CO कार्बन मोनोऑक्साइड में क्या होगा बॉन्ड ऑर्डर। तो CO मॉलिक्यूल में बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए मैंने कहा MOT थ्योरी के आधार पर डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे। इस CO में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन, तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 14 इलेक्ट्रॉन। मैंने कहा डायरेक्ट बॉन्ड ऑर्डर इलेक्ट्रॉन्स के हिसाब से अगर 14 इलेक्ट्रॉन है तो सबसे पहले अपने को क्या ध्यान रखना है, इसका बॉन्ड ऑर्डर 3 होगा। अगर इधर इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाए इधर भी इलेक्ट्रॉन कम होते जाएं तो इसमें अपन क्या करेंगे, लेफ्ट टू राइट 0.5 कम करते चले जाएंगे और इधर भी 0.5 कम करते चले जाएंगे। तो डायरेक्ट 14 इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है 3, इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा 3। अगर अब मैं बात करूं इसकी CO की, अगर इस CO में से मैं एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दूं, एक इलेक्ट्रॉन हटा दूं तो क्या बनेगा CO पॉजिटिव। अब क्वेश्चन ये आता है कि CO से CO पॉजिटिव बनता है तो बॉन्ड ऑर्डर CO पॉजिटिव का बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको अपने को ध्यान में रखना है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अपन जैसा सोचते हैं उसमें ऐसा नहीं होता। तो CO पॉजिटिव में बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, इसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो CO का बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है 3। ये एक्सेप्शन अपने को याद रखना है, अपवाद के रूप में याद रखना है इसको। मैंने कहा CO से जब CO पॉजिटिव बनता है तो CO पॉजिटिव में बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा। तो अपने ट्रिक बताई थी कि 14 इलेक्ट्रॉन है तो कितना होगा बॉन्ड ऑर्डर 3, अगर 15 इलेक्ट्रॉन है तो बॉन्ड ऑर्डर 2.5, अगर 13 इलेक्ट्रॉन है तो बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है 2.5। ये अपने को ये जो ट्रिक थी अपनी यहाँ पे नहीं अप्लाई हो रही, क्योंकि मैं बताता हूँ, इसका रीज़न भी बताऊँगा। तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन हैं 14 इलेक्ट्रॉन, इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा 3। अगर CO पॉजिटिव में मैं बात करूँ, टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट करूँ तो कार्बन के 6 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज है, इसमें से 8 इलेक्ट्रॉन में से 1 इलेक्ट्रॉन कम होगा तो 7 इलेक्ट्रॉन, और 7 से 13 इलेक्ट्रॉन हो गई। 13 इलेक्ट्रॉन्स का बॉन्ड ऑर्डर कितना आता है 2.5। तो बॉन्ड ऑर्डर इसका कितना आना चाहिए 2.5, लेकिन 2.5 इज द रॉन्ग आंसर। 2.5 नहीं आता, यहाँ पे बुक्स में दिया होता है 2.5 नहीं होता। यहाँ पे जो बॉन्ड ऑर्डर मिलेगा वो मिलेगा 3 से ज़्यादा। बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा यहाँ पे 3 से ज़्यादा होगा। 3 से ज़्यादा होने का मतलब क्या है, यहाँ पे 2.5 क्यों नहीं आया, 3 से ज़्यादा क्यों आया। तो MOT के आधार पर बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकाला जाता है, N बॉन्डिंग माइनस N एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स को अगर मैं 2 से डिवाइड कर दूं तो अपन MOT के आधार पर बॉन्ड ऑर्डर किसी मॉलिक्यूल या कंपाउंड में अपन डायरेक्ट बॉन्ड ऑर्डर बता सकते हैं। तो इसमें इस कंपाउंड की अगर मैं बात करूं, ये जो इलेक्ट्रॉन निकला है, ध्यान से देखिए, ये जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, ये निकलने वाला इलेक्ट्रॉन, इसका कारण बता रहा हूं मैं कि बॉन्ड ऑर्डर 3 से ज़्यादा क्यों आया, 2.5 क्यों नहीं आया। तो 3 से ज़्यादा आने का कारण क्या है, यहाँ से CO में से अगर एक इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, ये निकलने वाला इलेक्ट्रॉन ये एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है। क्या है,
एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा वो कौन सा है, एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। ये जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा इसके एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से निकलता है, जिसके कारण यहाँ पे अगर मैं बात करूं नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स की क्या हो गई, कमी हो गई। क्या हो गए, अगर एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स निकल गए तो इस CO के पास क्या हो गए, एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो गई। एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स जब कम होते हैं तो नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स की संख्या क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, जिसके कारण इसकी संख्या कम हो गई, उसकी संख्या बढ़ गई, तो बॉन्ड ऑर्डर भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो बॉन्ड ऑर्डर कैसे बढ़ा, क्यों बढ़ा, इसकी मैं अभी इतनी इसका कारण दे रहा हूँ कि अपन इसको डिटेल्स में पढ़ लेंगे एमओटी में कि इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कैसे निकलता है। अभी अपने को क्या ध्यान में रखना है, 2.5 आना चाहिए था लेकिन नहीं आया। कितना आया बॉन्ड ऑर्डर, 3 से भी यहाँ पे ज्यादा आता है। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर बढ़ गया। इसका कारण क्या है कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलने वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन था, जिसके कारण एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स में CO में एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो गई और बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बढ़ गई, जिसके कारण बॉन्ड ऑर्डर भी बढ़ेगा। तो यहाँ पे 3 है तो बॉन्ड ऑर्डर बढ़ने का मतलब 3 से भी ज्यादा आएगा। तो ये कारण दिया जाता है, ये बहुत ही बेस्ट एग्जाम्पल है, इसको ध्यान में रखना। तो ये अपनी बात हो गई रेजोनेंस के आधार पर बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकाला जाता है। नेक्स्ट लेक्चर में अपन इसके सेकंड एप्लीकेशन की बात करेंगे, स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट। अगर ये कंटेंट आपको अच्छा लगा तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। अगर इसके पढ़ाई के टॉपिक में किसी भी तरीके की कोई भी दिक्कत आ रही है तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू।